की शुरुआत करते हैं तो हाथरस मामले में बड़ा यू टर्न सामने आया है। रेप की थ्योरी गलत होने के बाद जांच कर रही एसआईटी अब हॉरर किलिंग के एंगल से भी जांच करेगी। एसआईटी की शुरुआत जांच में अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई थी। एसआईटी रेप और हॉरर किलिंग समेत सभी एंगल से अब जांच करेगी। हॉरर किलिंग के एंगल से जांच को लेकर एसआईटी गांव वालों से भी अब पूछताछ कर सकती है। तो जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीड़िता का आया था उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए अब जो एसआईटी जांच करी, क्योंकि कल हमने देखा था कि पीड़ित परिवार से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी और बाकी लोगों से भी पूछताछ हुई थी। अब एसआईटी ने यह कहा है कि वो हॉरर किलिंग के एंगल से भी पूरे मामले की जांच करेगी। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पहले ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और अब ये बात सामने आई है कि जांच तो एसआईटी की चल ही रही है, पीड़िता को किस तरह से मारा गया, क्या कुछ हुआ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हॉरर किलिंग के एंगल से भी अब एसआईटी इसको लेकर जांच आगे बढ़ाएगी। जी नीरू, पहले दिन से ही जब जो यहाँ का लोकल जो अस्पताल में पहले युवती का जो इलाज चल रहा था, वहाँ की रिपोर्ट ने भी रेप के जो आरोप है उसको नकारा था। उसके बाद में कल जब एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी रेप के जो चार्जेस जो लगाए गए थे उसमें बताया था कि रेप की पुष्टि नहीं होती है। तो उसके बाद से ही लगातार अब एसआईटी जो है उसने फैसला किया है कि जितने भी एंगल हैं इस पूरे मामले पे उन सबके हिसाब से जाँच करेगी, चाहे वो ऑनर किलिंग का मामला ही क्यों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इस पूरे मामले में एक नया एंगल एक इस पूरे मामले में जुड़ गया है कि एसआईटी अब ऑनर किलिंग के मामले के आधार पर भी जांच करेगी। हमारे साथ सुमित हैं जो पहले दिन से ही इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। सुमित, आप लगातार कवर कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मामला बदला, कहां-कहां अधिकारियों की लापरवाही रही और अब ऑनर किलिंग के मामले में भी एसआईटी जांच करेगी? देखिए, कल जब एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करने गई थी, मीडिया को पूरी तरह से अंदर जाने के लिए मना ही कर दिया था, बाहर बैरिकेडिंग लगाई हुई है। जब हमें अपने सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि एसआईटी खास तौर से पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए शासन ने गठित की है। उसके बाद एसआईटी पूरे तथ्यों की भी जाँच कर रही है, जिसमें ऑनर किलिंग भी है और जो चारों लड़के जेल गए हैं उनकी भी जाँच एसआईटी पूरी तरह से करेगी। यहाँ पर मुख्य आरोप जो था परिवारजनों का, जो आरोप था कि जब उसका शव जो यहाँ पर आया था तो उसका दाह संस्कार नहीं करने दिया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को। उसी को लेकर सारा नाटक सुबह से शुरू हुआ था। डेलीगेशन एक दल भी आया था जिसमें प्रभारी मंत्री भी थे, भूपेंद्र चौधरी भी आए थे, उनको भी गो बैक का परिवार का विरोध का सामना करना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पूरे जो एसआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं, दो महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स शुरुआती जांच में मिल रही हैं कि एक तो अधिकारियों की लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है शुरू की एसआईटी फाइंडिंग्स में, और दूसरा सबसे बड़ा जो ब्रेकिंग है वो है ऑनर किलिंग के एंगल से भी अब एसआईटी जांच करेगी कि कहीं इस मामले में भी ऑनर किलिंग का मामला न जुड़ जाए। तो इसलिए एसआईटी अब सभी एंगल से इस पूरे मामले पर जांच करेगी। बिल्कुल। और पवन, एक सवाल और है, क्योंकि 7 दिनों के भीतर एसआईटी की रिपोर्ट से हमको सौंपनी है, ऐसे में अब एक और एंगल आ गया है कि हॉरर किलिंग को भी इससे जोड़ दिया गया है। क्या कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि आशंका है एसआईटी को कि हो सकता है ये हॉरर किलिंग हो? देखिए नीरू, जिस तरह से पहले रेप के आरोप लगाए गए और इसके साथ साथ परिवार के शुरुआती बयान जो हैं, आपको बताऊं तमाम जो वीडियो है परिवार की, जब ये पूरी घटना हुई थी 14 सितंबर को, उसके बाद से जो परिवार के शुरुआती बयान है कि आपसी रंजिशन थी, पुराना मामले चल रहे थे, तो इन सब को लेके कहीं ना कहीं एसआईटी को एक संदेह पैदा हुआ कि रेप के चार्जेस भी लगाए जाते हैं, पुरानी रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है, रेप के चार्जेस को एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसमें पुष्टि नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एसआईटी को इस पूरे मामले में एक ये भी संदेह पैदा हुआ कि हो सकता है इस पूरे मामले में ऑनर किलिंग का मामला भी बन रहा हो। तो अब एसआईटी ऑनर किलिंग के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये एक बिल्कुल। राजीव भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, अब हाथरस मामले में एक यू टर्न कहा जा सकता है, ये एक नया एंगल सामने आया है कि अब इस पूरे मामले की एसआईटी हॉरर किलिंग के मामले को लेकर भी आगे बढ़ाएगी, जांच करेगी। क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, यकीनन जिस तरह से कल खुद उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया कि जो हाथरस में घटना हुई थी उस पीड़िता के साथ न तो रेप हुआ था, न ही उसकी जुबान काटी गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये हॉरर किलिंग की एक आशंका जताई जा रही थी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो एसआईटी हाथरस केस की जाँच कर रही है, अब वो इस एंगल पे भी जाँच करेगी कि क्या ये हॉरर किलिंग का मामला था, और अगर ऐसा था तो ये किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया और कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि एसआईटी को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, वो लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में सीएम योगी ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि इस घटना से जो सच है वो सामने आए और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और यही कारण है कि जो 3 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई है, अब वो इस तथ्य की भी जाँच करेगी, इस एंगल पर भी जाँच करेगी कि कहीं ये मामला हॉरर किलिंग का तो नहीं है, क्योंकि जो अभी तक इनपुट मिला है उसमें ये शंका जताई जा रही है कि ये मामला हॉरर किलिंग का हो सकता है। और यही कारण है कि अब एसआईटी के जो सीनियर अफसर हैं वो इस मामले पर जांच कर रहे हैं और इससे जुड़े साक्ष्यों के संकलन की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एसआईटी कहा जा सकता है कि हर एंगल से जांच करना चाहती है और ये पता लगाना चाहती है कि आखिर जो पीड़िता थी उसकी मौत किस तरह से हुई है, और अब हॉरर किलिंग का भी मामला इससे जुड़ गया है, उस पर भी आगे जांच बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर पीड़ित परिवार को अब धमकी देने का आरोप लगने लगा है, और ये आरोप एक वीडियो के जरिए निकलकर सामने आया है। पीड़ित परिवार के साथ सीएम की बातचीत का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें वो सुनाई दे रहे हैं पीड़ित परिवार को धमकाते हुए। डीएम साहब पर दबाव बनाए जाने का आरोप लग रहा है। अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से ले लेते हैं। यहां के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लूट में असफल बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। इन तस्वीरों में अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 3 नकाबपोश बदमाश ज्वेलर्स की दुकान में दाखिल होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और कुछ सामान दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ज्वेलर सामान निकालने के लिए झुकता है, बदमाश हथियार निकालकर लूट की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ज्वेलर्स के शोर मचाने पर बदमाश घटना को अंजाम दिए बिना वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने गोली चला दी और पूरी घटना दुकान में लगी कैमरे में कैद हो गई। घायल ज्वेलर्स को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और अभी उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बादलपुर में आज एक घटना छपरवा क्षेत्र में हुई है, जिसमें धारा 307 के कभी पंजीकृत किया गया है, जो तहरीरवादी के द्वारा दी गई है। उसमें 3 अज्ञात हमलावरों के द्वारा जो है दुकान में घुस के उनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें उनके हाथ में गोली लगी। उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ वो खतरे से बाहर बताए गए हैं और कोई सामान जो है वो दुकान से नहीं गया है। फिर उससे ज्वेलरी दिखाने को कहते हैं और जैसे ही ज्वेलर पीछे मुड़ता है उस पर हमला कर देते हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान ज्वेलर चीख पड़ता है, शोर मचाने लगता है और फिर जब ये शोर मचता है, वहां पर लोग इकट्ठा होने शुरू होते हैं, तो ज्वेलर को गोली मारकर ये तीनों बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं।
तो दिन दहाड़े किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें सीसीटीवी वहां पर जो लगी थी उसमें कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां पर लूट की वारदात में असफल होने पर ज्वेलर पर गोली चला दी। हालांकि ये बात अच्छी रही कि ज्वेलर की हालत अब बेहतर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन ज्वेलर ने भी खूब बहादुरी दिखाई और इसमें इन तीनों बदमाशों से लड़कर इनको वहां से भगा दिया। और प्रयागराज से एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। प्रयागराज में छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद मंचले की वीडियो जो थी वो अब वायरल हो रही है, क्योंकि उसकी पिटाई वहां पर हुई थी। छात्रा ने मंचले युवक को बेल्ट से पीटा। दरअसल छात्रा सहेलियों के साथ पार्क में टहलने निकली थी, तभी शराब के नशे में धुत एक युवक वहां पर पहुंचा, लड़की से छेड़खानी करने लगा। छात्रा को गुस्सा आया, उसने शोर भी मचाया और इस दौरान उसने इस मंचले की बेल्टों से पिटाई की। हालांकि पार्क में जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी लड़की का साथ दिया और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने इस मंचले को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी लड़की के साथ मत मारो। अरे हमको नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब है ना तुम्हारे साथ, परेशान ना हो, सब है तुम्हारे साथ। और प्रयागराज से ही एक और खबर है, जहां पर चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। नैनी थाना क्षेत्र के नए यमुना पुल की ये घटना है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो कार थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। नैनी थाना क्षेत्र के नए यमुना पुल की ये घटना है, जहां पर एक कार में आग लगी। लोग जो गाड़ी सवार थे उन्होंने किसी तरह से आग पर इस आग से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जब तक वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक आग से गाड़ी बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी थी। और ब्रेक के बाद आगरा से खबर दिखाते हैं। यहां पर डॉक्टर का गोली चलाते हुए वीडियो अब सामने आया है, जिसमें डॉक्टर हाथ में गन लेकर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। गोली चलाते हुए डॉक्टर का वीडियो अब तेजी से वायरल हुआ है। मामला 27 सितंबर का है, जब गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो डॉक्टर्स आपस में भिड़ गए, उनके बीच विवाद हुआ और फिर ये तस्वीरें सामने आई। गोली चलाते हुए डॉक्टर का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 27 सितंबर का है, यानी काफी दिन हो गए इस बात को लेकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ी खड़ी करने को लेकर, यानी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद एक डॉक्टर ने इस तरह से फायरिंग की, जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। और फिरोजाबाद में एक दबंग युवक द्वारा हाथ में हथियार लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो फुलवाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े और दबंग भीकम सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नीली टी शर्ट में जो बंदा है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उसने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई के बजाय उल्टा पीड़ित को ही उस पर ही केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने अब पूरे मामले पर फिलहाल तो चुप्पी साध रखी है। हाथ में तमंचा था, उसने मेरे दरवाजे पर यानी कि फायर किए। अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं बचाते तो यानी वो मुझे जान से मार देता। तो पुलिस वालों ने यानी कि कहते ये तहरीर ले ली और कोई सुनवाई नहीं की। आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और डांट फटकार के भगा दिया।
और देवरिया जिले के साइबर क्राइम सेल ने 12 लाख कीमत के 108 मोबाइल को बरामद किया है। बरामद सभी 108 मोबाइल जिले के लोगों का है जो गायब और चोरी हो गया था। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 108 लोगों को उनके मोबाइल दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम सेल को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया है। 108 विभिन्न ब्रांड के जो मोबाइल विभिन्न व्यक्तियों के गुम हुए थे उसे बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस मोबाइल की जो कीमत है वो करीब 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है। इनके इस अच्छे कार्य के लिए यहाँ उपस्थित सभी 108 व्यक्तियों ने इनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। और छेड़छाड़ मारपीट में कार्रवाई ना होने पर पीड़िता ने अपनी हाथ की नस काट लाई। हाथ की नस काटकर जान देने की पीड़िता ने कोशिश की है। जिला अस्पताल में लड़की का फिलहाल तो इलाज चल रहा है। कोठीभार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गांव में ये लड़की इसलिए परेशान होकर इसने नस काट लिया क्योंकि ये लगातार गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई इसकी सुन नहीं रहा था और फिर लड़की ने जान देने की कोशिश की। छेड़छाड़ मारपीट में कार्रवाई ना होने पर जो पीड़िता थी उसने नस काट ली अपने हाथ की। नस काटकर जान देने की कोशिश की है इस पीड़िता ने। बताया जा रहा है कि लगातार इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था और किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होने पर तंग आकर इसने अपने आप को मारने की कोशिश की। इसने अपने हाथ की नस काट ली है। फिलहाल इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है और ये पूरा मामला कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। तो कोठीभार थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ में कार्रवाई ना होने से ये लड़की बेहद दुखी थी। बातचीत करने के लिए आशीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्या है पूरा मामला और फिलहाल लड़की की हालत किस तरह की है? नीलू, आपको बता दें कि लड़की की हालत बिल्कुल ठीक है। बाएं हाथ की नस कटी थी। तत्काल प्रभाव से लोगों की सूचना और पुलिस की सूचना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल से अभी जिला अस्पताल उसको भर्ती कराया गया। उसकी हालत बिल्कुल स्थिर है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बताऊं कि छेड़खानी की खबर थी और छेड़खानी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी और परिजन जो पीड़ित पक्ष था वो गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। हालांकि पुलिस ने शांति भंग की आशंका में शांति भंग के मामले में जो है आरोपी पक्ष को जो है गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था, लेकिन दोबारा मारपीट और दोबारा छेड़खानी की घटना सामने आ रही है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार नजर बना करके और जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा छेड़छाड़ की घटना होती है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ये बहुत निंदनीय है और पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है महाराजगंज के लिए। जी बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस से लगातार शिकायत हो रही थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार इस लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर अपने हाथ की नस काट ली, लेकिन अभी खबर यह है कि लड़की बिल्कुल ठीक है और इसका इलाज जारी है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें।